ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कोचरब आश्रम जिसका संबंध महात्मा गांधी से था किस स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए दक्षिण अफ्रीका, बी अहमदाबाद, सी पोरबंदर या फिर डी सूरत। इसका उत्तर है बी यानी अहमदाबाद। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर हाल ही में अहमदाबाद के कोचरब आश्रम से दांडी साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया था। कोचरब आश्रम मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा बनाने वाली मूल भूमि रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि गांधी जी ने कोचरब आश्रम, साबरमती आश्रम और दांडी यात्रा के दौरान गांव-गांव की छोटी छोटी ग्राम सभाओं में जो भी बोला उसका एक एक शब्द कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बिहार से गुजरात तक हर गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचता था। इसके पीछे कृतित्व की एक शक्ति थी जिसमें सत्व और साधना का तत्व था और इसी वजह से दांडी यात्रा ने समग्र देश में चेतना जगाई थी। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय जो हाल में सुर्खियों में है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1916, बी 1922, सी 1926 या फिर डी 1932। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय ने 13 मार्च 2022 को अपनी शताब्दी संस्थापना दिवस मनाया। इस संस्थान ने अपने गौरवशाली 100 वर्ष पूरे किए हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने एक संदेश में संस्थान को बधाई दिया और पिछले 100 वर्षों में राष्ट्र की सेवा में इसके योगदान और इसके पूर्व छात्रों के अपूर्व योगदान की सराहना की। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है जिसका उद्घाटन 13 मार्च 1922 को तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड अष्टम ने किया था और RIMC प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी एझिमाला के लिए प्रमुख फीडर संस्थान भी है। संस्थान देश को अब तक 6 सेना प्रमुख, 41 सेना कमांडर और समकक्ष समेत 163 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के सैन्य अधिकारी दे चुका है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को और आगे बढ़ाने में समर्पित संस्थागत ढांचा यानी जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन बोर्ड का गठन किया है। दूसरा, पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप तैयार किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। भारत को एक प्रमुख चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के कार्य में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक मजबूत ढांचा और तालमेल विकसित करने हेतु भारत के पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को और आगे बढ़ाने में समर्पित संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए देश के पर्यटन मंत्रालय ने देश के पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन बोर्ड का गठन किया है। गौरतलब है कि मेडिकल वीजा की शुरुआत भी देश में की गई है जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है। 156 देशों में सुविधा के लिए ई मेडिकल वीजा और ई मेडिकल अटेंडेंट वीजा भी प्रारंभ किए गए हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। स्वदेश दर्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस योजना के तहत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बौद्ध विषय वस्तु सहित 13 विषयगत सर्किटों के लिए 76 परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी है। दूसरा ऑप्शन, स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं।
पर्यटन का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसे शुरू किए जाने के बाद से देश में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बौद्ध विषय वस्तु सहित 13 विषयगत सर्किटों के लिए 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ परामर्श करके परियोजनाओं को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा धनराशि की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा करने, योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 1997 में भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए ट्राई अधिनियम लागू किया गया था। दूसरा, ट्राई से न्याय निर्णय और विवाद दायित्वों को लेने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली ट्रिब्यूनल की स्थापना करते हुए इसे वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीली ट्रिब्यूनल यानी TDSAT ने 13 मार्च को ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष हितधारकों दूरसंचार प्रसारण IT के लिए आगे का रास्ता इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तथा प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष की यात्रा पूरी होने के अवसर पर इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। वर्ष 1997 में भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए यानी रेगुलेट करने के लिए ट्राई अधिनियम लागू किया गया था और इसने दूरसंचार के हितधारकों यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच विवाद समाधान के लिए भी एक तंत्र उपलब्ध कराया था। ट्राई से न्याय निर्णय तथा विवाद दायित्वों को लेने के लिए एक दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीली ट्रिब्यूनल यानी TDSAT की स्थापना करते हुए इसे वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले MCQ के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।